morning students, welcome all of you to my channel MEIC Maths and Physics. Today in this lecture I will teach you 11th class mathematics and first chapter is set theory समुच्चय सिद्धांत। आपका ये फर्स्ट वीडियो है और आज से मैं आपके 11th मैथ्स प्रारंभ कर रहा हूँ। आपको बहुत ही एक्टिव होकर के पढ़ना है और रिस्पॉन्स भी आपकी तरफ से जब दिखेगा तभी हम जो है उसको और जल्दी से आगे की ओर बढ़ाएंगे, जो कि आपका थोड़ा सिलेबस लेट भी मैं शुरू कर रहा हूं क्योंकि अभी तक तो आपके एडमिशन भी हो रहे होंगे। ठीक है, तो आज आप पहला चैप्टर समझेंगे सेट थ्योरी। टुडे आई विल नॉट स्टार्ट एनी एक्सरसाइज, कोई एक्सरसाइज नहीं शुरू करूंगा। फर्स्ट आप इसमें थ्योरिकल पोर्शन जो है उसको आप जानेंगे, समझेंगे, सेट क्या है और उसके टाइप्स वगैरह आप सब जानेंगे। तो फर्स्ट आप आज इस वीडियो में जानेंगे सेट क्या है और सेट को जो है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एंड टाइप्स ऑफ सेट, सेट्स के प्रकार, ये आज आप इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हेडलाइन है सेट क्या होता है, समुच्चय क्या होता है। और आपको बता दें इसके लिए कोई नोट्स आपको नहीं प्रोवाइड अलग से किए जाएंगे। जो मैं बोल रहा हूँ डेफिनेशंस करेक्ट वही एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको लिख लेना है और इसी से रिलेटेड आपको जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एग्जांपल भी नोट कर लेना है। ठीक है, जैसे मैंने कहा सेट क्या है, समुच्चय क्या है। तो समुच्चय सुपरिभाषित वस्तुओं का एक समूह होता है। क्या कहेंगे कि समुच्चय जो होता है वो सुपरिभाषित वस्तुओं का एक समूह होता है। ठीक है, अब सुपरिभाषित का मतलब क्या है, जिसको हम वेल डिफाइन कर सके और उसमें जो हो निश्चितता हो, एक मतलब कि जो हम कह रहे हैं वो डेफिनेटली हम क्या कह रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो समुच्चय सुपरिभाषित वस्तुओं का एक समूह होता है। ठीक है, जैसे कि हम कहें कि सभी फलों का समुच्चय, हमने कहा सभी फलों का समुच्चय, तो इसका मतलब हमने सुपरिभाषित कर दिया क्या कि सभी फल, केवल फल उसमें रखे जा सकते हैं, सब्जियां नहीं और कुछ भी नहीं उसमें। ठीक है, तो हमने क्या डिफाइन क्या कर दिया, वेल डिफाइन कर दिया कि सभी फलों का समुच्चय। ठीक है, तो ये एक समूह हुआ किसका, फलों का, फलों का एक समूह है और केवल इसमें फल ही होंगे, सब्जियां नहीं आ सकती हैं, मसाले नहीं आ सकते हैं, केवल और केवल क्या, फल आ सकते हैं। तो यह एक समुच्चय हो गया, सभी फलों का समुच्चय, एक जो समूह होगा एक समुच्चय हो गया। जैसे हमने कह दिया कि जो है हिस्ट्री के या इतिहास में सभी पाठों का समुच्चय। ठीक है, किसी क्लास विशेष को कह दिया, कहा क्लास 10th में इतिहास के सभी पाठों का समुच्चय। तो क्लास 10th की इतिहास में जो पाठ है वो फिक्स है ना, जो लिखे हुए हैं, तो क्या हो गया, एक निश्चित सेट हो गया ना। इसी प्रकार से हम इसे कहते हैं आपके परिवार में सदस्यों का समुच्चय। तो आपके परिवार में सदस्य फिक्स है ना, निश्चित है ना, तो यह समूह क्या हो, ये समूह जो बना एक क्या है, सुपरिभाषित है कि केवल आपके ही परिवार के लिए जा सकते हैं सदस्य, कोई बाहर के नहीं। तो ये क्या हुआ, एक समुच्चय हो गया। ठीक है, जैसे हम कहें कि क्लास 10th के बच्चों का समुच्चय, तो हमने क्या डिफाइन कर दिया कि केवल क्लास 10th के बच्चों का समुच्चय, कोई बाहरी बच्चा उसमें नहीं आ सकता। तो वेल डिफाइन होना चाहिए, सुपरिभाषित वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। और जो समुच्चय होता है उसको अंग्रेजी अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे A, B, C, D, कैपिटल X, कैपिटल Y। ये जो हमारे ये नोट में आप लिख लेंगे, नोट में क्या लिख लेंगे कि जो हमारा सेट होता है, समुच्चय होता है, उसको अंग्रेजी के कैपिटल अल्फाबेट से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ABCD से। जैसे हमने कहा कि A एक सेट है और ये है सभी फलों का समुच्चय, तो क्या कहोगे, A जो है सभी फलों का समुच्चय, सभी फलों का समुच्चय या समूह। ठीक है, ये कह दोगे। B कोई समुच्चय कह दोगे, सभी स्वरों का समुच्चय या अंग्रेजी वर्णमाला में सभी स्वरों का समुच्चय, सभी स्वरों का समुच्चय। ठीक है, ये तो जो समुच्चय होता है उसको हम
कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये सब हमारे अलग अलग समूह हैं, सुपरिभाषित समूह है। अंग्रेजी में वर्णमाला जो होती है उसमें केवल स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं। फिक्स हो गया कि केवल स्वर लेना है, व्यंजन नहीं लेना है। यहाँ पर सभी फलों का समुच्चय, केवल सभी फल लेना है, सब्जियां नहीं लेना है। तो ये सब सुपरिभाषित समूह है, इनको हम क्या कहेंगे? समुच्चय कह देंगे। सभी तारों का समुच्चय, देश के सभी प्रधानमंत्रियों का समुच्चय, इस प्रकार से क्या बन जाए? मुख्यमंत्रियों का समुच्चय। प्रधानमंत्री तो एक ही होता है देश में, देश के सभी मुख्यमंत्रियों का समुच्चय। तो इस प्रकार से हम वेल डिफाइन कर दे रहे हैं, परिभाषित कर दे रहे हैं कि इसमें रखना क्या है समुच्चय में। ठीक है, एक समूह में रखना हमको किसको है? इस समूह को हम क्या कहेंगे? समुच्चय कहेंगे। ठीक है, एक दो उदाहरण इस प्रकार से लिख लेंगे। ये जो होता है, इस समुच्चय को हम किससे लिखते हैं? अंग्रेजी के कैपिटल अल्फाबेट से लिखते हैं। और जिसके अवयव होते हैं, जैसे हमने कहा कि सभी स्वरों का समुच्चय, तो अब जब इसमें अवयव क्या है? स्वर। जो हम वस्तुएं ले रहे हैं वो क्या कहलाती हैं? अवयव। अगर कहें समुच्चय के अवयव क्या होते हैं, तो किसी भी समुच्चय में जिन वस्तुओं का हम सिलेक्शन कर रहे हैं, जो वस्तुएं ले रहे हैं, उनको हम क्या कहेंगे? अवयव कहेंगे। जैसे हमने कहा सभी फलों का समुच्चय, तो उसमें आम, अनार, संतरा, ये सब क्या हो गए? अवयव हो गए। जैसे हमने कहा अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय, तो इसमें ये जो है ए, ई, आई, ओ, यू, ये सब क्या हो गए? ये अवयव हैं। ये प्रत्येक क्या है? एक अवयव है। ठीक है, तो हम जो समुच्चय होगा उसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो समुच्चय के अवयव होंगे उसको अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर से, या जो भी होगा स्मॉल लेटर से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब आप जाने यहाँ पर समुच्चय का रिप्रेजेंटेशन। अब जानेंगे समुच्चयों को कैसे हम प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, दो विधियां हैं। किसी भी समुच्चय को रिप्रेजेंट करने के लिए दो विधियां हैं। नंबर एक आपकी विधि जो है वो है रोस्टर विधि। रोस्टर विधि, या इसी को हम कहते हैं तालिका विधि। इसको हम तालिका विधि भी कहते हैं। एक और नाम है इसका सूची विधि। तो तीन नाम होते हैं, रोस्टर विधि या तालिका विधि या सूची विधि। और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है नियम विधि। नियम विधि, या इसी को हम कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि। तो समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए आपके पास यहाँ पर दो मेथड हैं। एक है रोस्टर विधि या तालिका विधि, इसी को सूची विधि भी कहते हैं। दूसरी होती है नियम विधि या समुच्चय निर्माण विधि, ये बोलते हैं। अब फर्स्ट समझे रोस्टर विधि क्या होती है। देखिए, इस विधि में जो हमारे समुच्चय के अवयव होते हैं, इनको हम मंझले ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं। जैसे हमारा समुच्चय ए है, तो आप लिखेंगे रोस्टर विधि में सभी अवयवों को हम एक मंझले ब्रैकेट के अंदर सूचीबद्ध कर देते हैं। इस विधि में हम क्या करते हैं? रोस्टर विधि में हमारे जो सभी अवयव होते हैं उनको हम मंझले ब्रैकेट, ये मंझला ब्रैकेट लगा हुआ है, इसके अंदर सूचीबद्ध कर देते हैं और प्रत्येक अवयव के बीच में कॉमा लगा देते हैं। जैसे हमने कहा ए एक सेट है सभी अवयवों का समुच्चय, तो देखो ये सब हम सूचीबद्ध कर दे रहे हैं इनको, ए आई ओ, ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये सभी क्या है? ए ई आई ओ यू, ये सब क्या है? अवयव। और इनको मैंने क्या किया? मंझले ब्रैकेट के अंदर सूचीबद्ध कर दिया है और इसमें सब में हमने कॉमा लगा दिया है। तो जो रोस्टर विधि होती है उसमें हम इस प्रकार से लिखते हैं, सभी अवयवों को डायरेक्ट लिखते हैं। जैसे बी कोई सेट है, हम कहें 10 से कम सम संख्याओं का समुच्चय, हम कहते हैं 10 से कम सम संख्याओं का समुच्चय, तो कैसे लिख देंगे? 2 4 6 8, 10 से कम, 10 नहीं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि मंझले ब्रैकेट के अंदर डायरेक्ट उन अवयवों को कॉमा लगा करके रख देते हैं। जैसे हम कहें सभी फलों का समुच्चय, तो इसी में लिख देंगे आम कामा अनार कामा जो भी है सारे फल डॉट डॉट कामा लगा करके हम रख देंगे। समझ पा रहे हैं? तो ये क्या कहलाती है? तालिका विधि या सूची विधि। अर्थात इस विधि में सभी अवयवों को मंझले कोष्ठक के अंदर रख देते हैं और प्रत्येक के बीच में कॉमा लगा देते हैं।
दूसरी है समुच्चय विधि या समुच्चय निर्माण विधि, इसको नियम विधि कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि इस विधि में हम उस समुच्चय के अवयवों की जो विशेषता है, जो उनका गुण है, उसको लिखते हैं। जैसे हम अगर इस समुच्चय को नियम विधि में लिखना चाहें तो हम क्या करेंगे, इसमें अवयव ना लिख करके क्या कहेंगे कि इस विधि में समुच्चय के अवयवों को न लिख करके समुच्चय के अवयवों के गुण को लिखा जाता है या उनके गुण को प्रदर्शित किया जाता है। जैसे यहाँ पर ये अवयव लिखा था और इसी सेट को अगर हम नियम विधि में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कहेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय, सभी स्वरों का समुच्चय। इस प्रकार से हम क्या करते हैं यहाँ पर कि हम यही मंझले ब्रैकेट के अंदर उसके नियम को लिख देते हैं, उसके गुण को लिख देते हैं, जो भी अवयव यहाँ पर लिखे होते हैं। जैसे हम कहें इसको यहाँ पर प्रदर्शित करना है तो हम एक तो ऐसे लिख सकते हैं कि 10 से कम सभी सम संख्याओं का समुच्चय, 10 से छोटी सभी सम संख्याओं का समुच्चय, सभी सम संख्याओं का समुच्चय। समझ रहे हैं? हमने क्या किया, यहाँ पर अवयव ना लिख करके उनकी विशेषता को लिखा है, उन अवयवों की विशेषता को लिख दिया है, इसको कहते हैं नियम विधि। या दूसरे प्रकार से हम कैसे लिख सकते थे, देखो इसको और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, ये ज्यादा स्टैंडर्ड मेथड हम लिखते हैं x such that x ऐसा है कि x इक्वल टू सम संख्याएं, सम संख्याएं जहां x छोटा है 10 से। देखो हमने कहा यहाँ पर x ऐसा है कि x बराबर सम संख्याएं और x छोटा है 10 से। ये बेस्ट मेथड होता है यदि आप इस प्रकार से लिखना सीख जाते हैं कि ये डायरेक्ट लैंग्वेज ना लिख करके हम इस प्रकार से लिखें। इस चिन्ह का जो ये 2 डॉट रखे हुए, यहाँ कभी कभी आपको लाइन भी खींची हुई ऐसे मिल सकती है, ऐसे लाइन भी खींची मिल सकती है, तो इसको कहते हैं x such that x ऐसा है कि, इसको क्या पढ़ेंगे, x ऐसा है कि x बराबर सम संख्या है, अर्थात इसमें हमको क्या लिखना है, सम संख्या लिखना है। और फिर लिखा x लेस दैन 10, जहां x क्या है 10 से छोटा है, तो हम जब लिखेंगे तो यही तो आ जाएगी 2 4 6 8 आ जाएंगे ना। तो इन संख्याओं को हम नियम विधि में जब लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे। समझ पा रहे हैं? तो 2 विधियां होती हैं समुच्चय की, समुच्चय को रिप्रेजेंट करने की, एक रोस्टर विधि या तालिका विधि। ये 2 उदाहरण आपको सेम दिए हुए हैं। और नियम विधि, समुच्चय निर्माण विधि जब आप बताएंगे तो इन्हीं उदाहरण को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, बी जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, और इस प्रकार से लिख पाते हैं। अगर आप ऐसे लिखना सीखते हैं तो सो बेटर। समझ पा रहे हैं? ठीक है, अब ये हो गए। अब आपको टाइप्स ऑफ सेट पढ़ना है यहाँ पर, समुच्चयों के प्रकार। और अवयव आप समझ चुके हैं, जो हम कोष्टक के अंदर रख रहे हैं ये क्या है, समुच्चय के अवयव हैं, स्मॉल लेटर से लिखे जाते हैं। देखिए सबसे पहले आप जानेंगे यहाँ पर परिमित समुच्चय फाइनाइट सेट क्या होता है। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, परिमित समुच्चय क्या होता है, वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है। फाइनाइट मीन्स निश्चित होती है, अर्थात काउंटेबल होती है। वी कैन काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो उनके नंबर होते हैं, एलिमेंट के नंबर होते हैं, उसको हम काउंट कर सकते हैं, उसको हम परिमित समुच्चय कहेंगे। तो क्या बताएंगे, वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है, गिनी जा सकती है, उसको हम परिमित समुच्चय कहेंगे। जैसे हम कह दें, यहाँ पर कुछ भी कह सकते हो आप, यहाँ पर कह दो अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में सभी अक्षरों का समुच्चय, सभी अक्षरों का समुच्चय। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों का समुच्चय, बताइए इनको काउंट कर सकते हो कि नहीं? अक्षर काउंट किए जा सकते हैं ना, कितने होते हैं, 26 होते हैं, तो 26 काउंटेबल है ना। तो ये हमारा फाइनाइट हो गया, सेट हो गया, मतलब कि इसमें अवयवों की संख्या क्या है, निश्चित है, गिनी जा सकती है। दूसरा जैसे कहा
अपरिभाषित, ये हमारा एग्जांपल हो गया फाइनाइट सेट का, ठीक है। फिर कहा अपरिमित समुच्चय इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट मींस जिसमें जो एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट हो क्या हो अनकाउंटेबल हो, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर अनकाउंटेबल इन इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में जो समुच्चय के अवयव होते हैं उनकी संख्या अनकाउंटेबल होती, मींस उनको गिना नहीं जा सकता, अर्थात संख्या क्या होती अनिश्चित होती है। तो आप क्या कहेंगे कि वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित होती है उसको हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं। इसका उदाहरण हम ले सकते हैं, क्या हम कह दें आकाश में तारों का समुच्चय। गिन सकते हो? नहीं गिन सकते हो। तो यहाँ पर हमने ले लिया आकाश में तारों का समुच्चय। समुच्चय को हम शार्ट में सा से लिख दे रहे हैं, समझ जाइए, ठीक है। आकाश में तारों का समुच्चय, क्या आप काउंट कर सकते हैं तारे? नहीं काउंट कर सकते हैं, ठीक है। संसार में सभी विद्वान लोगों का समुच्चय, क्या गिन सकते हैं कितने विद्वान हैं? ठीक है, नहीं काउंट कर सकते हैं ना। तो ये सब क्या हुआ कि जो है आपका अनिश्चित समुच्चय हो गया जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है। यहाँ निश्चित थी, अब निश्चित में क्या कर सकते हो, हमारी क्लास में विद्यार्थियों का समुच्चय निश्चित है, कितने विद्यार्थी हैं काउंट कर सकते हो। तो फाइनाइट मींस number of elements are countable and infinite set means the number of elements are uncountable, ठीक है। अब है रिक्त समुच्चय, नल सेट और एम्प्टी सेट इसको हम कहते हैं। तो नल सेट क्या होता है? इसको कहते हैं रिक्त समुच्चय। रिक्त मींस क्या होता है? खाली, जिसमें एक भी अवयव ना हो, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो शून्य हो, एक भी अवयव ना हो, रिक्त समुच्चय। एम्प्टी मींस क्या होता है? खाली, खाली समुच्चय, अर्थात वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या शून्य होती है, अर्थात एक भी अवयव नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट कहते हैं। और इसको ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं, देखो यहाँ कोई अवयव नहीं है ना, तो इसको हम एम्प्टी सेट को, नल सेट को इससे भी प्रदर्शित करते हैं और फाई से भी, इस अक्षर से भी हम लिखते हैं। हमारा जो नल सेट होता है, रिक्त समुच्चय होता है, उसको इस सिंबल से भी प्रदर्शित कर सकते हो, देखो एक भी अवयव नहीं है, और ऐसे भी लिख सकते हो। अब अगर उदाहरण कहें, क्या दोगे उदाहरण? तो आप कह सकते हो सींग वाले घोड़ों का समुच्चय। बताइए संसार में कोई सींग वाला घोड़ा मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो सींग वाले घोड़ों का समुच्चय कहें, बनाइए समुच्चय, तो उसमें कौन सा घोड़ा रख दोगे? कोई घोड़ा सींग वाला नहीं होता, किसी भी घोड़े के सींग नहीं होती। तो क्या होगा? समुच्चय कैसा हो गया? रिक्त समुच्चय हो गया, है ना। जैसे आप कहोगे, आप इस प्रकार से बहुत से उदाहरण ले सकते हो, जैसे कह दो कि यूपी में प्रधानमंत्री का समुच्चय। तो यूपी में एक स्टेट में, राज्य में प्रधानमंत्री नहीं होगा ना, क्या होगा? मुख्यमंत्री होगा केवल। तो आप कह सकते हो किसी राज्य का के प्रधानमंत्री का समुच्चय, या राज्य का नाम बता दो यूपी में, क्योंकि हो सकता है किसी राज्य में कहीं होता हो प्रधानमंत्री, ठीक है, पूरे संसार में। तो आप कह सकते हो किसी भी राज्य में प्रधानमंत्री का समुच्चय, किसी राज्य में कोई प्रधानमंत्री नहीं होता, मुख्यमंत्री होता, तो सेट क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा, समझ रहे? तो इस प्रकार से वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता उसको हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं नल सेट। ऐसे हम ये भी कह दें दो से छोटी सम संख्या का समुच्चय। दो से छोटी सम संख्या का समुच्चय, दो से छोटी कोई सम संख्या होती है? नहीं होती है, तो क्या हो जाएगा? खाली समुच्चय हो जाएगा। हम कहें दो से छोटी सम संख्या ढूंढ के लाओ, तो आप कौन सी नंबर लिखोगे? कोई नंबर नहीं है ना, दो से छोटी तो कोई सम संख्या नहीं होती, तो क्या कह दोगे? खाली समुच्चय हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। तो वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है रिक्त समुच्चय कहलाता है। अगला है एकल सेट, सिंगलटन सेट होता है। इसमें सिंगल एलिमेंट होता है, केवल एक ही अवयव होता है, इसको हम कहते हैं एकल समुच्चय। ये एकल समुच्चय या सिंगलटन सेट, इसमें केवल एक ही अवयव होता है। जैसे हम कहें कि भारत के प्रधानमंत्रियों का समुच्चय, तो भारत में क्या बहुत सारे प्रधानमंत्री होंगे? नहीं होगा, एक ही तो होगा ना। तो लिख देंगे भारत में प्रधानमंत्री का समुच्चय यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? सिंगल सेट हो जाएगा। या यहाँ पर मैंने देखो एक केवल अवयव लिख दिया, कौन सा? दो। वह समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है, दो तीन कुछ भी एक लिखा हो, यहाँ पर ए लिखा हो, क्या कहोगे? वह समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव होता है वह एकल समुच्चय कहलाता है। जैसे एक उदाहरण ये हो गया। दूसरा, अगर नियम विधि में लिखना चाहते हो तो कहोगे भारत में प्रधानमंत्रियों का समुच्चय एक ही तो होगा। भारत में राष्ट्रपति का समुच्चय तो कितने होंगे? एक ही तो होगा। तो वह समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है एकल समुच्चय कहलाता है। अगला है समान समुच्चय, सेम सेट क्या होते हैं? देखिए, यदि दो सेट कोई ए और बी ऐसे लिए जाएं
जिनमें अवयव सेम हो, जैसे यहाँ लिख दिया एक्स वाई जेड, स्मॉल लेटर लिए जाएंगे सब, ये स्मॉल लेटर मैंने लिया है एक्स वाई जेड, तो दूसरे सेट में भी यही अवयव होने चाहिए, ये दूसरे सेट में भी यही अवयव होने चाहिए, अर्थात ऐसे दो समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या समान होती है, ऐसे दो समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या समान होती है, या संख्या नहीं बोलेंगे, अवयव समान होते हैं, सॉरी संख्या नहीं कहेंगे, वह समुच्चय जिसमें अवयव समान होते हैं, जैसे यहाँ एक्स वाई जेड है तो वहां भी एक्स वाई जेड ही लिखा है, क्रम कोई नहीं होता, आप चाहे जिस क्रम से आप इनको लिख सकते हैं। तो ए और बी क्या है, समान समुच्चय है, इनको ऐसे भी लिख सकते हो ए इक्वल टू बी, जो समान समुच्चय होते हैं उनको हम a इक्वल टू बी भी कह सकते हैं, क्योंकि देखो a में भी एक्स वाई जेड है, b में भी एक्स वाई जेड है, या यहाँ पर अवयव और भी आप ले सकते हो, जैसे आपने कह दिया a e o, ये लिख दिया, यहाँ पर भी लिखोगे इन्हीं को, क्रम कोई भी लिख दो o e a, तो a और b कैसे समुच्चय है, समान समुच्चय है, सेम सेट है, दोनों में अवयव जो है वो समान है, तो इनको समान समुच्चय कहेगा, नंबर नहीं कहो, नंबर अपने आप समान हो जाएगी, जब अवयव समान होंगे तो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगी, संख्या तो उसकी समान ही हो जाएगी ना, तो कहोगे वे दो समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सॉरी जिसमें अवयव समान होते हैं समान समुच्चय कहलाते हैं। ठीक है, अगला सेट आपका है असंयुक्त समुच्चय, डिसजॉइंट सेट। अब असमान समुच्चय क्या होता है, इसको समान की जगह, इसको असंयुक्त की जगह असमान भी कह सकते हैं, जिसमें कोई भी अवयव कॉमन ना हो, सब में अवयव डिफरेंट डिफरेंट हो, जैसे आपने यहाँ पर ए को ले लिया है, यहाँ पर हो गया है ए ई ओ, आप यहाँ पे ले लिए हो आई और ओ, तो ये ए और बी कैसे समुच्चय हो गए, डिसजॉइंट सेट हो गए। देखो एक भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं मिल रहा है, तो डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन क्या होती है, वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं होता है, वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं होता है डिसजॉइंट सेट कहलाता है। जैसे a बराबर ये हो गया, b बराबर ये हो गया, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मींस a इज नॉट इक्वल टू b, समझ पा रहे हैं। अगला सेट है तुल्य समुच्चय, इक्विवेलेंट सेट। ये क्या होता है, इसमें क्या होती है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होते हैं। देखो समान समुच्चय और तुल्य समुच्चय में थोड़ा सा अंतर है, समान समुच्चय में अवयव समान होने चाहिए, लेकिन तुल्य समुच्चय में अवयवों की संख्या समान होनी चाहिए। जैसे a में लिखा है 1 2 3 और b में लिखा है a i o, तो ये देखिए क्या समान समुच्चय है, नहीं है, बट तुल्य समुच्चय है, क्योंकि तुल्य समुच्चय में अवयवों की संख्या समान होनी चाहिए, तो इसमें भी 3 अवयव है, इसमें भी 3 अवयव है, तो आप क्या कहोगे, वे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या समान होती है, अवयव की संख्या समान होती है, अवयव समान हो या ना हो, ठीक है, इनको हम तुल्य समुच्चय कहते हैं। जैसे a बराबर हो गया ये, b बराबर ये होगा, ये हमारे कैसे समुच्चय है, तुल्य समुच्चय है, अर्थात अवयव की संख्या समान है। लास्ट पढ़ेंगे आप उप समुच्चय, इसको सबसेट कहते हैं, उप समुच्चय। देखिए जैसे a एक सेट है, इसमें आपने लिख दिया 1 2 3 4, ये आपने ले लिया, ठीक है, आपने B में इसी के कुछ अवयव रख लिए हैं, जैसे 2 3, B में जो अवयव है वो कहां से चुन लिया आपने, A से ही कुछ अवयव ले लिया है, तो ये B इसका क्या हो जाएगा, A का उप समुच्चय हो जाएगा। तो कैसे डिफाइन करें, ऐसे कहोगे यदि B और A ऐसे समुच्चय हैं कि B का प्रत्येक अवयव A का अवयव है, देखो यदि B और A या A और B ऐसे समुच्चय है कि B का प्रत्येक अवयव A से लिया गया है या A का भी अवयव है, तो B को A का उप समुच्चय कहेंगे, और इसको ऐसे लिखेंगे B इज सबसेट ऑफ A, ये सिंबल यूज करेंगे, इसको कहते हैं सबसेट, उप समुच्चय। इसका मतलब B उप समुच्चय है A का, उप क्या होता है, छोटा होता है ना, तो देखिए B उप समुच्चय छोटा है इससे, और इसमें अवयव किससे लिए जाते हैं, ये जैसे कहते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, तो उप का मतलब होता है जो बड़ा है उसके ही अधिकार लगभग उसके पास है, लेकिन कुछ कम अधिकार है, ठीक है।
तो जो यहाँ पर है ये आपका बड़ा सेट हो गया, ये उससे छोटा सेट है, इसके पास उतने वही अवयव होंगे जो कि इसमें है। ठीक है, तो डिफाइन कैसे करोगे, ए और बी दो ऐसे सेट हैं कि बी का प्रत्येक अवयव ए से ही लिया गया हो तो बी ए का उपसमुच्चय कहा जाएगा, अर्थात बी इज सबसेट ऑफ ए। इस सिंबल से रिप्रेजेंट करें बी सबसेट ऑफ ए। समझ पा रहे हैं बच्चों? तो ये जो है उपसमुच्चय का चिन्ह है जो हमने लिखा है। अब यहाँ पर कुछ हम प्रतीकों की बात कर लेते हैं। जैसे ये होता है, इसको कहते हैं अवयव है, अवयव है, इस एलिमेंट या कहेंगे बिलोंग्स टू। इस सिंबल को हम कहते हैं, इसको काट देते हैं तो कहते हैं अवयव नहीं है, अवयव नहीं है। इसको नोट में आप लिख सकते हैं अवयव नहीं है। जैसे हम कहें ए इज एलिमेंट ऑफ ए आई ओ यू ई, हमने ऐसे लिखा, हमने कहा ये सिंबल लगा दिया, तो इसका मतलब क्या है कि ए अवयव है इस सेट का। यहां पर क्या पढ़ेंगे, ए अवयव है इस सेट का, या कहते हैं ए बिलोंग्स टू दिस सेट, ए जो है इस सेट से बिलोंग करता है या ए इसका अवयव है। और अगर हम यहां पर लिख दें सी इज नॉट ए ई आई ओ यू, तो इसका मतलब क्या है, सी इज नॉट एलिमेंट ऑफ दिस सेट, सी इसका अवयव नहीं है। देखिए इसमें कहीं सी है, नहीं है, अर्थात सी इसमें से लिया नहीं गया है, अर्थात सी अवयव नहीं है इसका। तो ये सिंबल होता है अवयव है, इसको पढ़ते हैं, इसको कहते हैं अवयव नहीं है, इसको कहते हैं इंग्लिश में क्या है, इज एलिमेंट ऑफ, इसको कहें इज नॉट एलिमेंट ऑफ। जैसे हम कहेंगे ए इज एलिमेंट ऑफ दिस सेट, सी इज नॉट एलिमेंट ऑफ दिस सेट। समझ पा रहे हैं? तो ये दो सिंबल आप याद कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते रहेंगे और सारे सिंबल्स आपको याद होते रहेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में तब तक आप नोट्स बना लीजिए, आप जो है एनर्जेटिक होकर के मैथ को पढ़ना शुरू करिए। ठीक है, आपको बहुत कुछ समझ में आएगी। पहले थ्योरी को अच्छे से समझ लीजिए, अभी कोई एक्सरसाइज नहीं शुरू किया मैंने, बट ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। जब ये पता होगा तो आपको एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ओके।